रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो मेन पोस्टुलेट्स है, जो उसका मेन पॉइंट्स है, वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ है वहाँ बहुत तेज स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, रिवॉल्व कर रहा है। और इससे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कब आया? समथिंग 1911। और इससे पहले आप समझिए 1850 में एक थ्योरी आ गई थी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की 1850 में एक थ्योरी आई थी। उस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मीन्स आवेशित कण, मीन्स जिस पर चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज वाला हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज वाला हो। अब हमें प्रोटॉन पता है, इलेक्ट्रॉन पता है, इन दोनों की बात कर लेते हैं, अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं। तो ये सब कैसे पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट मीन्स उसमें त्वरित हो, इसका मीन्स उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। किसी चार्ज पार्टिकल में एक्सीलरेशन हो, त्वरण, इसका मतलब ये तो होता है कि टाइम में चेंज होने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तब हम कह सकते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल क्या है, एक्सीलरेट हो रहा है, उसमें एक्सीलरेशन है। तो अगर ऐसा है तब वो एक्सीलरेट करता हुआ अपनी एनर्जी को इमिट करता है। उससे क्या होता है, एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में इमिट होती रहती है, निकलती रहती है, उत्सर्जित होती है। तो उसकी एनर्जी कम होती होगी ना, तो एनर्जी इमिट हो रही। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का वो जो पॉइंट है कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं बहुत हाई स्पीड से, मीन्स उनमें एक्सीलरेशन है, वो एक्सीलरेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं एक्सीलरेट? क्योंकि अगर उनकी न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन है और ये सर्कुलर पाथ है, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें लगातार बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं, तो ये एक्सीलरेशन में है, एक्सीलरेट। अब आप कहेंगे कि नहीं जी क्या पता ऐसा हो, ये सेम स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं, फिर एक्सीलरेशन कहाँ से आया? तो अगर इनकी स्पीड सेम भी होगी तो डायरेक्शन तो अलग हो रही होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर मेजर करें तो डायरेक्शन ये है, इस पर करें तो डायरेक्शन ये है। तो एक्सीलरेशन होने के लिए क्या होता है, या तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा हो, माने कभी वो 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 19 किलोमीटर पर आवर, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ अगर स्पीड सेम हुई भी तो डायरेक्शन तो चेंज होती है ना सर्कुलर पाथ, मीन्स इसमें एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेट हो रहा है। तो अगर ये एक्सीलरेट हो रहा है माने इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है। जब डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो हम वहाँ पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो चार्ज पार्टिकल हैं, सर्कुलर पाथ में लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, उस वजह से इनमें एक्सीलरेशन है। तो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहे हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू जेम्स मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एनर्जी को इमिट कर रहे होंगे रेडिएशन के फॉर्म में। और अगर ये एनर्जी को इमिट कर रहे होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ना इनकी एनर्जी लास्ट हो जाएगी और ये सेल श्रिंक होते हुए खिंचते हुए कहाँ आ जाएगी, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, न्यूक्लियस में। वहाँ कौन है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव। तो इनका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव के साथ क्या कर लेगा, आपस में डिस्ट्रॉय कर देगा। और डिस्ट्रॉय कर देगा मीन्स ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाएगा जैसे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है कि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, धसे हुए। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ के गिर जाएगा तो प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, तो मीन्स धस जाएगा। तो जो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है उसी के जैसा हो जाएगा, मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं रहेगा, एटम स्टेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जेम्स मैक्सवेल जो थ्योरी है वो ये कह रही है कि चार्ज एक्सीलरेटेड पार्टिकल अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये मेन पॉइंट ही इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो पाता, इसलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये फेलियर होता है। डीमेरिट्स है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसकी इस डीमेरिट्स को, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की डीमेरिट्स को नील बोर एक साइंटिस्ट हैं, वो अपना एटॉमिक मॉडल देते हैं। वो एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की उस पॉइंट्स को करेक्ट किया जाता है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो कमी है ये चार्ज पार्टिकल वाली, कि वो बता नहीं पा रहे हैं कि वो एनर्जी इमिट हो रही है यहाँ गिर जाएंगे, तो उनको एनर्जी मिल कहाँ से रही है, या फिर वो किस सर्कुलर पाथ में रोटेशन करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, उनकी इस कमी को दूर करने के लिए बोर अपना एटॉमिक मॉडल देते हैं। लेकिन जब बोर अपना एटॉमिक मॉडल देते हैं तो वो उनका जो मेन पॉइंट होता है वो है प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी तो हम आज पढ़ने तो वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में क्यों पढ़ने वाले हैं मैं ये आपको ये बता, क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद आना है नील बोर एटॉमिक मॉडल, और नील बोर एटॉमिक मॉडल जिन बेस पर आने वाला है उन टॉपिकों में ये दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये दो टॉपिक अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे कि भाई क्या लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिहेव लाइक एज पार्टिकल और प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो इनको ही हमने पढ़ना है। और ये कब आए, इनसे पहले कौन से पहले थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, फिर उसका पार्टिकल नेचर कैसा होता है, फिर ये प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर से अगर एक बार कहूँ तो ये है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का फेलियर और नील बोर एटॉमिक मॉडल का आना। नील बोर एटॉमिक मॉडल किन पॉइंट्स पर आने वाला है, तो नील बोर पहले इन थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमें भी पहले इन थ्योरी की स्टडी करनी पड़ेगी, तभी तो हमें नील बोर एटॉमिक मॉडल समझ में आएगा। चलो लाइट, तो लाइट का क्या मतलब होता है, क्या समझते हो लाइट से? लाइट का मतलब प्रकाश हिंदी में कहते हैं ना। तो चाहे वो आपका बल्ब जो फिलामेंट वाला है वो बल्ब जल रहा हो, या जो इतना बड़ा सूर्य सन वो सुबह आपको इतनी सारी ऊर्जा देता है ना, इतना सारा प्रकाश देता है, वो सनलाइट। तो लाइट से मतलब ये है, लेकिन हम तो ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन इस लाइट के नेचर को समझाने के लिए सबसे पहले जो ट्राई है, सबसे पहला जो अपना थ्योरी दी थी वो दी थी न्यूटन ने। ठीक, न्यूटन अपनी थ्योरी में ये कहते थे कि जो लाइट है ना, जो लाइट है वो एनर्जी का सोर्स है। मींस लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम जनरली कहें तो इसका मतलब है कि बहुत सारी एनर्जी जहाँ इकट्ठी होती है उसको लाइट कहते हैं। और अपनी इस थ्योरी को वो कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही वो कहते हैं कि लाइट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत ठीक से समझना है इसे, ये टॉपिक आपके फिजिक्स में भी काम आने वाला है। किस टॉपिक के बाद क्यों आ रहा है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट क्लास में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि अच्छा खासा एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, वे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कर लिए, जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया, एटॉमिक मॉडल में उनके प्रॉब्लम आई, जो डीमेरिट्स आई वो रदरफोर्ड ने करेक्ट कर दिया। अब रदरफोर्ड में प्रॉब्लम आई है तो नील बोर करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नील बोर जिस पॉइंटों पर करेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंटों को वो पहले स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हमें भी तुमको स्टडी करना पड़ेगा ना पहले, इसलिए आए हैं ये टॉपिक। तो नेचर ऑफ लाइट को सबसे पहले कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं, न्यूटन। और न्यूटन ऐसा कह रहे हैं कि जो लाइट होती है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, माने जहाँ बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है उसको हम कहने लगते हैं लाइट। और उनकी इस थ्योरी का नाम क्या है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और क्या कहते हैं वो अपनी इस थ्योरी में, वो कहते हैं कि लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर कहते हैं कि जो लाइट है वो लाइट जो है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। तो लाइट इज मेड अप टिनी पार्टिकल्स। इन छोटे पार्टिकल्स से मतलब लाइट बनी होती है, और इन छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। हिंदी में इनको बोलते हैं कणिका। तो 12th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, 12th फिजिक्स में। इसको वहाँ बोलते हैं न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक, तो लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है,
लाइट स्मॉल टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। उन टीनी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स। फिर वो उनकी जो ये थ्योरी थी, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपने कुछ प्रॉपर्टी 10th क्लास में पढ़ी, कुछ माने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। एक लाइट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है रिफ्लेक्शन, पढ़ा है रिफ्लेक्शन? क्या होता है रिफ्लेक्शन? ये कोई ग्लास प्लेट, कांच की प्लेट होती थी, इसके एक साइड आप पॉलिश कर देते थे, सन रेज आती थी, इंसिडेंट रेज आती थी, लाइट रेज, और वो उसी मीडियम में, देखो जो मीडियम है उसी मीडियम में वापस चली जाती थी, लेकिन किसी अदर डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में। तब इस सब पता होगा आपको, नॉर्मल ड्रॉ करते थे, इंसिडेंस एंगल होता था, रिफ्लेक्टेड एंगल होता था, और इस पूरी प्रोसेस को आप बोलते थे, फिनोमेना को आप बोलते थे रिफ्लेक्शन। तो लाइट की प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, इसको बोलते हैं अपवर्तन। इसमें क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता था, तब लाइट इंसिडेंट होती थी, गिरती थी, वो इसको पार कर जाती थी, ट्रांसपेरेंट में तो पार करती थी, और फिर क्या होता था? या अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट होती थी, विचलित हो जाती थी, या तो इधर को झुक जाती थी, या फिर इससे क्या होती थी? थोड़ा दूर हट जाती थी। तब इस फिनोमेना को क्या बोलते थे? रिफ्रैक्शन। तो लाइट की जो ये 2 प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को तो ये कॉर्पस्कल थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है, माने न्यूटन की जो ये बताई बातें हैं इसको तो फॉलो कर पाती है। लेकिन लाइट की इसके अलावा जो 2-3 प्रॉपर्टी होती है, जैसे डिफ्रैक्शन, इसको कहते हैं विवर्तन हिंदी में, और एक होता है इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं व्यतिक्रमण। एक और होती है पोलराइजेशन। इन प्रॉपर्टीज को ये कॉर्पस्कल्स थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसको भी नहीं कर पाती, इसको भी नहीं कर पाती। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती, इसलिए ज़्यादा लंबे टाइम तक ये थ्योरी चल नहीं पाई। नेचर ऑफ लाइट को जो एक्सप्लेन कर रही थी ये थ्योरी, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक ये थ्योरी नहीं चल पाई। ठीक, इस थ्योरी से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो बोलो कि वो जो ऑब्जेक्ट है, या तो एनर्जी इमिट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, या एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये कहते हैं कि वो एनर्जी का मतलब रेडिएशन होता है। तो टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उस रेडिएशन को बोला जाता है थर्मल रेडिएशन। क्या बोलते हैं? थर्मल रेडिएशन। टेम्परेचर की वजह से, लो टेम्परेचर, मतलब अभी मैंने आपको समझाई दिया कि टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं? थर्मल रेडिएशन। इस थर्मल रेडिएशन की वो स्टडी कर रहे थे। तो इस थर्मल रेडिएशन में उन्होंने कहा कि कुछ एक अलग टाइप का रेडिएशन भी है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बड़े ध्यान से समझना कि थर्मल रेडिएशन में एक टाइप का रेडिएशन और प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी उस समय साइंटिस्ट को पता नहीं है एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, तो इसको ठीक से एक्सप्लेन करने का काम जेम्स मैक्सवेल करते हैं, जो मैं अभी आपको पहले बता रहा था। तो 1850 में वो, भाई ये तो थर्मल रेडिएशन है, लेकिन 1850 में उनकी एक थ्योरी आती है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, और अपनी वो इस थ्योरी में ये बात कहते हैं, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल, चार्ज एक्सेलरेट पार्टिकल, अगर मतलब वो मोशन में है, वो एक्सेलरेट है, तब वो क्या करता है? अपनी एनर्जी को इमिट करता है रेडिएशन की फॉर्म, और उस रेडिएशन को वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, लेकिन उसकी इस बात को एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ करता है वो है 1870 में, वो करते हैं हर्ट्ज, हेनरी हर्ट्ज।
एक साइंटिस्ट है, माने उनकी जो ये बात है ना कि कोई चार्ज एक्सीलरेटेड पार्टिकल एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करता है, उनकी इस बात को एक्सपेरिमेंटली कौन बताते हैं? हेनरी हर्ट्ज 1870। तो यहाँ पहुँचने से पहले जो 1850 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी आती है, पहले हम उसके पॉइंट पढ़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थर्मल रेडिएशन में है, मींस लाइट में भी होना चाहिए, जो सनलाइट है उसमें भी होना चाहिए और होता है। तो इसलिए हम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ते हैं। 1850 में नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी एक थ्योरी देते हैं और वो इस थ्योरी में ये कहते हैं कि चार्ज एक्सीलरेटेड पार्टिकल अपने रेडिएशन को जिस फॉर्म में इमिट करता है उस रेडिएशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, द लाइट इज ट्रांसमिटेड in the form of electromagnetic radiation। समझ रहे हैं ना? तो ये जो मैंने ऐसे लिख दिया है कि लाइट जो ट्रांसमिट होती है वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। ऐसा मैक्सवेल बोल रहे हैं अपने थ्योरी। मींस वही पॉइंट कि चार्ज एक्सीलरेटेड पार्टिकल अपने रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट करता है, उस रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर वो अगले पॉइंट में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों टाइप के फील्ड से रिलेट करता है, एसोसिएट करता है। कैसे एसोसिएट करता है? इट ऑल्सो परपेंडिकुलर, इट ऑल्सो परपेंडिकुलर मतलब ये आपस में क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस तब होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, परस्पर लंबवत ऑक्सीलेट कर रहे हैं। इधर देखो, ये मैंने डायग्राम जो बनाया हुआ है यही है। ये जो डार्क लाइन है, जो डार्क आपको वेव्स फॉर्म में दिखाई दे रही है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से, और जो ये हल्के कलर से लाइन बनाई है ना, हल्का ब्लैक कलर जो आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो है लिखा मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ये देखोगे आप, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो एक्सिस परपेंडिकुलर होती है ना ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो एक एक्सिस पर तो हमने दिखाया हुआ है वाई एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड, और जेड एक्सिस के अलग दिखाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये परपेंडिकुलर है आपस में। तो जो रेडिएशन जो इमिट हो रहा है, वो रेडिएशन जो इमिट हो रहा है उस चार्ज एक्सीलरेटेड पार्टिकल से, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी। मींस वो कहाँ, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस आल्सो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये वाली जो अलोंग एक्सिस है उस पे क्या आ रहा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डायरेक्शन। मैक्सवेल अपनी थ्योरी के थर्ड पॉइंट में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिफरेंट टाइप का रेडिएशन होता है। डिफरेंट टाइप का कैसा रेडिएशन? ये सब आपने रेज के नाम सुने होंगे जो मैं लिखने वाला हूँ। आपने सुना होगा गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक, एक सुना होगा माइक्रोवेव्स, और क्या सुना है? आपने एक रेडियो वेव्स भी सुना, और क्या सुना है? एक विजिबल रेज भी सुना। ठीक, और भी लॉन्ग रेडियो वेव्स भी होती हैं, इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड रेज, अवक्त तरंगी है, हिंदी में इसको गामा रेज बोलेंगे, इसको पराबैंगनी प्रकाश बोलते हैं। ये सूक्ष्म तरंगे हैं, ये रेडियो तरंगे हैं, वो दृश्य तरंगे हैं।
और वो क्या है, अवरक्त तरंगें। तो ये जो आपने आज तक अलग अलग टाइप से सुन लिया होगा ना, कहीं इधर उधर की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो कहते हैं कि अर्थ पर ओजोन लेयर में थोड़ा होल हो गए हैं, तो सन रेज से आ रही है अल्ट्रावायलेट, और ओजोन लेयर में जहाँ होल हो गए उससे सीधे अर्थ पर पहुँच रही हैं, उससे कुछ कह रहे हैं कि वो स्किन कैंसर जैसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत हार्मफुल रेज होती हैं ओजोन लेयर में। जब ओजोन लेयर होती है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज वही हो जाती है ना, तो ये वही है। ऐसी माइक्रोवेव्स वगैरह अगर आपने सुना है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेडिएशन है, ये सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होता है। तो समझ में आ रही ना। तो ये बात जो हमें ऐसे सिस्टमेटिक नहीं पता, हमने सुना तो था ये सब गामा रेज वगैरह ये सब सुना था, लेकिन ये नहीं पता ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी यहाँ पर, माने ये रेज ये रेज कैसे होती होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इनकी डायरेक्शन होती होगी, फ्लो होगी इनके मूवमेंट। इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेडिएशन की अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एक वेवलेंथ होती है। इस फोर्थ पॉइंट में इस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग इस डिफरेंट टाइप के रेडिएशन को उन्होंने अरेंज किया, और वो जो अरेंजमेंट है वो आपके सामने है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और यहाँ पर मैंने देखो 7 लाइंस बनाई हैं। इस वाले एरिया को बोल रहे हैं विजिबल रेज। तो उस विजिबल रेज को भी अलग से करके बताया है। फिर विजिबल रेज के बाद है इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो रेज, लॉन्ग रेडियो रेज, ऐसे डिफरेंट इसमें एफएमएम रेज होती हैं। तो और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेडिएशन पॉसिबल है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रेडिएशन है वो यहाँ पर देखो लिखा है वेवलेंथ इंक्रीजेस, मींस गामा रेज से लॉन्ग रेडियो वेव्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और फ्रीक्वेंसी के इसमें लिखे डिक्रीज, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना दूसरे के। और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खुद वेव की तरह वेव है, तो उनमें वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती होंगी। और वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वेव में एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें क्रेस्ट होते हैं, ट्रफ होते हैं। तो वो सब इसके बाद आएगा। इस मैक्सवेल थ्योरी के बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे, और एक देखो एक पॉइंट और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेम्स मैक्सवेल ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर को शो करते हैं। माने वो बताते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की तरह काम करता है, तरंग की तरह काम करता है। इस अरेंजमेंट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये पूरा, EMR स्पेक्ट्रम। ठीक, इसको जरा ठीक से समझो। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो ये 7 लाइंस हैं, तो ये आंखों से दिखती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विजिबल रेज। इसको हमने थोड़ा बड़ा करके बनाया है, और यहाँ लिखा है विग्योर, मींस 10th क्लास में आपने पढ़ा था, व्हाइट लाइट को आपने श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पास करा दिया। तो प्रिज्म से पास कराने से क्या हुआ था, वो जो सफेद रंग की जो लाइट थी, व्हाइट लाइट थी, वो 7 कलर्स में क्या हो गई थी, टूट गई थी। 7 कलर आपको मिले थे, और उस स्क्रीन पर सबसे पहला कलर कौन मिला था, रेड कलर, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और फिर वायलेट। तो सबसे नीचे आपको वायलेट कलर मिला था। इसका मीन्स ये है कि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो प्रिज्म से सबसे पहले पास होकर कौन बाहर आई, रेड कलर वाली जो रेज है। इसलिए ऊपर आपको रेड कलर और सबसे नीचे आपको वायलेट कलर, वही मैंने लिखा है। तो देखो इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है तो इधर लिखा, इधर हमने वेवलेंथ कम से ज़्यादा की तरफ स्टार्ट किया है, तो लिखा ना वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो इस वाले में भी वेवलेंथ, माने मैंने विजिबल रेज वाला जो पोर्शन है उसको भी तोड़ कर बना दिया है, मैंने उसको भी आपको समझाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो वायलेट से रेड कलर की तरफ हम जब जा रहे हैं तो 7 कलर्स जो रेज हैं वो हमें दिख रही हैं, और उनकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की तरफ इंक्रीज कर रही है। तो इसमें इसको हम स्पेशली वहाँ क्या बोलते थे 10th क्लास में, जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते थे वो 7 कलर आपको अलग अलग देते थे, तो उसको क्या बोलते थे, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम बोलते थे। तो ये पूरा का पूरा तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो विजिबल रेज हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही आती है। इसको हम अलग से कह सकते हैं विजिबल रेज स्पेक्ट्रम।
तो स्पेक्ट्रम मीन्स क्या समझेंगे, तो जिसका भी स्पेक्ट्रम है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, माने जिनसे वो मिलकर बना है, जिसका भी वो स्पेक्ट्रम है, तो उसको आप किसी रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, तो उस अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस थ्योरी का जो 5th पॉइंट है उसमें मैक्सवेल कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो डिफरेंट टाइप का रेडिएशन है वो वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रैवल करता है वैक्यूम में, और वो स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश की जो निर्वात में चार्ज वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो डिफरेंट टाइप का रेडिएशन है वो वैक्यूम में इसी स्पीड के साथ ट्रैवल करता है। वैक्यूम की वेवलेंथ अलग अलग है, लेकिन वैक्यूम की बात करेंगे तो वैक्यूम में वो सेम स्पीड से ट्रैवल करता है। ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी है। और इस पूरी थ्योरी के बाद मैं आपको बता दूं, मैक्सवेल अपनी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक एज वेव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अपनी इस थ्योरी के बेस पर वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एक वेव है, एक तरंग है। तो अगर वो वेव है तो वेव के कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उसको फॉलो करना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव लाइक एज, इसमें वेवलेंथ होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसमें एम्पलीट्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसमें वेव नंबर होना चाहिए, वो जो जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो इस सब की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। ये जितने भी मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं